हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की वीडियो के अंदर जो आपकी यूनिट 1 है सी एस आई नेट के सिलेबस में, विच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, या जनरली जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके जून 25 एग्जाम में आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन द कैटालिटिक ट्रायड ऑफ ट्रिप्सिन प्रोटीज। ठीक है, जैसे इसके अंदर बेसिकली आपका जो कैटालिटिक ट्रायड होता है इसमें एस्पार्टिक एसिड, सेरीन और हिस्टिडीन होता है। सेरीन फॉर्म से हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हिस्टिडीन साइड चेन। ठीक है, जैसे सेरीन के बारे में हमें पता है कि सेरीन के पास ओ एच ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑन द पीके ऑफ द सेरीन साइड चेन। ठीक है, देखो पीके हमें क्या बताता है, टेंडेंसी टू लीव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब अगर सेरीन को अगर हिस्टिडीन के साथ साइड चेन बनाना है तो इसको पीके लूज करना पड़ेगा। और पीके वैल्यू जो होती है ना, वो हाइड्रोजन आयन जो टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन आयन देने की, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पी के वैल्यू कम है तो टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां पर हम चाहते हैं कि सेरीन हाइड्रोजन आयन लूज करे। ठीक है, तो पी के हमारा क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर ऑप्शन है, दो ऑप्शन में तो इंक्रीज दिखा रखा है। ठीक है, इंक्रीज से तो टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। द पीके डिक्रीजेस बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हिस्टिडीन स्टेबलाइजेस सेरीन साइड चेन्स प्रोटोनेटेड स्टेट। हमने प्रोटोनेट थोड़ा कराना है, हमने तो डी प्रोटोनेट कराना है। ठीक है, डी प्रोटोनेट होगा तभी तो ऑक्सीजन जो है वो हिस्टिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका रामाचंद्रन प्लॉट के बेस पे। बहुत बार हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस भी किया है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है। जनरली जब भी आप रामाचंद्रन प्लॉट की बात करते हो तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है और प्रोलिन सबसे कम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ अलाउड रीजन्स इन रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो हमें पता है कि ग्लाइसिन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और सबसे कम प्रोलिन। तो अगर यहाँ ऑप्शन में मैं देखूं तो इधर तो सबसे कम दिखा रखा है ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इस ऑप्शन में प्रोलिन सबसे ज्यादा दिखा रखा है, ये गलत हो गया। प्रोलिन सबसे कम, क्योंकि प्रोलिन जो होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से वो जो आपके साई और फाई के कॉम्बिनेशन हैं वो कम दिखाता है। तो प्रोलिन प्रोलिन का सबसे कम, ग्लाइसिन ग्लाइसिन का सबसे ज्यादा। ठीक है, बाकी फिनाइल एल्निन ऑलमोस्ट इक्वल दिखा रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और बहुत जगह एग्जाम में जनरल से भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि सबसे ज्यादा एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है, तो ग्लाइसिन। सबसे कम कौन ऑक्यूपाई करता है, तो आपका प्रोलिन। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था आपका, ये 4 मार्क्स में आया था। ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच है 1.5, इज प्रोड्यूस्ड बाय पंपिंग HCl फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द स्टमक। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि पीएच जितनी कम होती है, पीएच जितनी कम है मतलब हाइड्रोजन आयन उतने ज्यादा है, तो ब्लड प्लाज्मा से हाइड्रोजन गैस्ट्रिक जूस में आ रहे हैं जिसकी वजह से पीएच कम हो रही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें यहां पर अमाउंट ऑफ क्या निकालनी है, फ्री एनर्जी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी आएगी, जैसे उसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है आपको 2.303 RT, और जो भी आपका पीएच में चेंज है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो 2.303 R मुझे यहां पर कितना गिवन है, 8.315। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर 37 है, तो अगर उसको मुझे कैलविन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस 37 आपका 310 हो जाएगा। और पीएच में जो चेंज है वो है आपका 7.4 माइनस 1.5 विच इज 5.9। ठीक है, तो यहां से अगर मैं फ्री एनर्जी चेंज निकालूं तो देखते हैं क्या आता है। 2.303 या 2.3 ले लेते हैं इसको, इंटू 8.315 इंटू
310 इंटू 5.9, ठीक है। ये तो आपका आ रहा है। सो बेसिकली ये जो आपको अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी आ रही है, ये आ रही है 34978, ठीक है। लेकिन ये जूल्स में आ रही है ना, तो आप इसको 34.978 किलो जूल्स लिख सकते हो। तो इस हिसाब से तो जैसे ऑप्शन वन में ही बन रही है ये, ठीक है। जैसे नॉर्मली फॉर्मूला तो ऐसा होता है ना कि जो हम डेल्टा जी का भी लिखते हैं, दैट इज माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। जैसे डेल्टा जी नोट अगर जीरो है तो, क्योंकि पी एच होता है ना वो भी नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम होता है, तो वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया 2.303 आर टी चेंज इन पी एच, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपी मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोवाइड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि उसने हमें बताया कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस अंडर सेलुलर कंडीशन इज अबाउट -58 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब मेरा कितना है यहाँ पर 35, क्योंकि ये तो हमने पर मोल नहीं निकाला ना, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपी। देखो अगर एक मोल एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो इतनी एनर्जी आती है, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो 34 या 35 लिख लो, इसको आप डिवाइड कर दो 58 से, ठीक है। तो हमें मोल भी पता लग जाएंगे कितने मोल चाहिए। तो 35 को अगर मैं 58 से डिवाइड करूं तो ये 0.60 कुछ आ रहा है, तो 0.6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, फ्री एनर्जी चेंज और पीएच में जो चेंज है उसके बीच में, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना, पीएच नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो वैसे हम नॉर्मली जो फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा जी का, एक तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी नोट जीरो है तो डेल्टा चीज या ये तो सिंपली वैसे डेल्टा जी लिखेंगे, डेल्टा जी नोट को होता है ना जिसमें माइनस आर टी एल एन के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आप डेल्टा जी नोट जीरो है तो डेल्टा जी सीधा या आर टी एल एन के लिख सकते हो। बट यहाँ पर क्योंकि पीएच भी क्या होता है, माइनस नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपने चेंज इन पीएच लिखना है कि पीएच में चेंज कितना है, ठीक है। मे भी उसकी डेरिवेशन भी होगी कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, बट यहां पर फिलहाल बस आप याद रखोगे 2.303 आर टी इंटू चेंज इन पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसमें भी हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। A glucose biosensor exhibit Michaelis Menten kinetics with a maximum current response I max is equal to 250 microampere और Michaelis constant हमें 5.2 मिलीमोलर दिया हुआ है। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सैंपल में 3.4 मिलीमोलर है तो करंट रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। जैसे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में पड़ी है कि V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस। सेम वे यहां पर हम करंट निकाल सकते हैं कि करंट को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस, ठीक है। तो यहां पर जो करंट रिस्पॉन्स हमें निकालना है, तो आई मैक्स हमें यहां पर कितना गिवन है, 250, ठीक है। सबस्टेट हमें यहां पर कितना गिवन है, 3.4, और के एम हमें कितना गिवन है यहाँ पर 5.2, 5.2 प्लस 3.4, मतलब 250 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 8.6, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं कितना आंसर आता है, 250 इंटू 3.4 850 आ रहा है ये, और इसको हमने 8.6 से डिवाइड करना है, तो ये 98.83 एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका 83 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब कई बार बच्चे होते हैं ना, सर ये तो मिली में दिया हुआ था, हमें क्या इसको भी माइक्रो में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली क्या ना, ये चीज तो माइक्रो में है, अब ये मिली में है, ये भी मिली में है, तो मिली मोलर से मिली मोलर तो कैंसिल हो गया, तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर है वो माइक्रो एम्पियर में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A canonical Watson-Crick GC base pair is stabilized by 3 hydrogen bonds between a डोनर दिखा रखा है इसका 0.25 और ये -0.35 located at a distance of 2.9 angstrom. Assume that the dielectric constant in the DNA core is 4 और water में 78.5 है। Which one of the following option correctly describes the total difference in electrostatic interaction energy
for all three hydrogen bonds when buried in DNA core versus fully exposed to water। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है कि जब वो डीएनए कोर में और फुली एक्सपोज टू वाटर है। और कुलम, मॉडिफाइड कुलम कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है, 1389 किलो जूल पर मोल नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो भी ई का पावर-2। ठीक है, अब देखो इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो एनर्जी है उसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय डी इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें डिफरेंस निकालना है, पहले हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए निकालेंगे। अब ये जो डी आई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे अब के Q1 Q2 बाय आर, ये तो चलो हम कॉमन ले लेंगे। इसमें हम लेंगे 1/d, जब वो, जैसे उसने 2 लिखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब वो डीएनए में बरीड है, माइनस डी की वैल्यू जब वो आपका सॉल्वेंट में है। ठीक है, फुली एक्सपोज टू सॉल्वेंट। ठीक है, अब के की वैल्यू तो मुझे कितनी गिवन है, 1389। ठीक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है 1389। अब Q1 Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.25 इंटू 0.35, 0.25 इंटू 0.35 ये आ रहा है। ये -1 तो प्लस में, एक माइनस में ना, तो 0.25 इंटू 0.35, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में -0.0875। ठीक है, अब इसमें देखो जो आर की वैल्यू है ना वो हमें एंगस्ट्रॉम में गिवन है, बट ये वैल्यू जैसे नैनोमीटर है, सॉरी क्या आपकी नैनोमीटर है, तो इसको भी हमें नैनोमीटर में लिखना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू 0.29 हो जाएगी नैनोमीटर में। ठीक है, तो इसको चलो हम 0.29 पुट कर देते हैं। आंसर हमें किलो जूल में चाहिए तो इसको हम किलो जूल्स में ही रखते हैं। ठीक है, अब 1/d जो डीएनए में है वो है 4 और इसमें कितना है 78.5। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 1/4, ऑब्वियसली 1/4 तो हमारा सिंपली 0.25 आ जाएगा। इसमें से हमने किसको माइनस करना है, 1/78.5। ठीक है, जो कि आ रहा है 0.0127 आ रहा है। चलो 1 to 7 तक ले लेते हैं, तो 0.250 माइनस 0.0127, 0.250 माइनस 0.0127, ये 0.2373 आ रहा है, तो 237 लिख लेते हैं इसको। अब मैं इस सारे को मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि यही चेंज आएगा ना, 1389 इंटू 0.0875 माइनस में रखेंगे इसको, जो आंसर आएगा, इंटू 0.237, और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 0.29। ठीक है, तो ये 99 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब ये आ रहा है यहां पर मेरे पास -99.32। ठीक है, देखो लेकिन ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है, लेकिन मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 3, तो मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब जाके मेरा आंसर आ रहा है -297.97। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है और उसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो आपका ए। ठीक है, अब इसमें वही ना, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, K Q1 QT/dr। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है कि एक अल्फा हेलिक्स है which is formed by 30 residues is stabilized by 25 backbone hydrogen bond। ठीक है, इन इट्स फोल्डेड स्टेट। ठीक है, अल्फा हेलिक्स हमें पता है कि उसको हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं, 30 रेजिड्यू हैं। एज्यूम दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। एंड द डिसरप्शन इन पेप्टाइड रेजोनेंस causes a partial loss of 205 किलो जूल पर मोल पर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में रेजोनेंस होते हैं ना, तो उसके डिसरप्शन की वजह से जो लॉस होता है वो इतना होता है
हमने अब उसने क्या कि एज्यूम करो कि जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रोसेस है, ओनली चेंजेस द पेप्टाइड स्टेबलाइजेशन पार्सली पार्सली एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपॉन अनफोल्डिंग। ठीक है, मतलब जब आप फोल्डेड से अनफोल्डेड स्टेट में जा रहे हो तो पेप्टाइड की रेजोनेंस जो है उसमें पार्शियल, जैसे पार्शियल लॉस की बता रखी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी लॉस हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एनर्जेटिक डिफरेंस बिटवीन द फोल्डेड एंड अनफोल्डेड स्टेट ऑफ हेलिक्स। ठीक है, देखो आप, जब तो बेसिकली फोल्डेड है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, वो 10 किलो जूल है। अब अनफोल्डेड स्टेट में तो आप ये मान के चलो कि हाइड्रोजन बॉन्ड गया, तो इसका मतलब 25 × 10, 250 किलो जूल तो एनर्जी आपकी एज गई। ठीक है, अब 30 रेजिड्यू है, 30 रेजिड्यू का मतलब उसमें 29 पेप्टाइड बॉन्ड है। और एक पेप्टाइड बॉन्ड की जो लिखा है कि जो रेजोनेंस, जो उसकी पार्शियल लॉस हो रहा है उसकी वजह से 205 किलो जूल पर एनर्जी जा रही है। तो 29 की वजह से कितनी जाएगी? 29 × 205, तो ये आ रहा मेरा 5945। ठीक है, किलो जूल पर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वो पर मोल ही आ जाएगा आपका, किलो जूल पर मोल पर पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये मैंने 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स की निकाल ली। ठीक है, तो सिंपली बस हम इनको ऐड कर देते हैं, 250 + 5945, तो आंसर आ गया 6195 किलो जूल पर मोल। अब दिखने में क्वेश्चन थोड़े अजीब आपको लग रहे होंगे, ठीक है, जैसे जनरली आप इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन लिखोगे बायोकेमिस्ट्री से तो ऐसे क्वेश्चन कम आए। जैसे ये क्वेश्चन आपने अभी देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये मतलब काफी साल से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, चलो इसमें तो डेल्टा जी और डेल्टा पीएच में चेंज का रिलेशन आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट अगर आप इसको सिंपली देखोगे तो आपको सिंपल वही करना था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का लॉस हो रहा है तो कितनी एनर्जी जाएगी? 250। और क्योंकि 30 रेजिड्यू है, 30 रेजिड्यू का मतलब उसके अंदर आपके 29 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो 29 को आपने सिंपली 205 से मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इफ 10 माइक्रोग्राम of pure carbonic anhydrase catalyze the hydration of 0.30 gram of CO2 in 1 minute at 37 degrees Celsius at Vmax. What is the turnover number of carbonic anhydrase? ठीक है, देखो के कैट का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है? Vmax/ET। लेकिन मुझे दोनों के मोल्स लेने होते हैं कि कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं और कितने मोल्स आपके एंजाइम के हैं। अब यहाँ पे CO2 की हाइड्रेशन हो रही है, तो कितने हो रही है? 0.30 ग्राम की। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए मुझे 0.30 को जो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। एंजाइम मैंने कितने लिया? 10 माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास ग्राम में है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे कितना दे रखा है? 30,000। बस सिंपली बस आपने इसको, हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको मैं 3/10 लिख सकता हूँ, इंटू 44 इंटू 10 × 10⁻⁻6, और ऊपर में क्या लिख सकता हूँ? 3 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये एक तरह से 9/44, और ये 10 100, ये 10⁻² और -6 -4 हो गया, -9/44 हो गया, ये 8। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90/44 इंटू 10⁻⁷। मतलब मेरा जो आंसर है वो 10⁻⁷ में, मतलब 44, इस 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें, क्योंकि 44 इंटू 2 88 होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁷ पर मिनट 2.1 इंटू 10⁻⁷ मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है पहले भी, और यहाँ पर हमसे लिपिड्स और उनके नेचर के बारे में पूछ रहा है। स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन एस्पिनो की एक स्फिंगोलिपिड है, और इसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन हेड ग्रुप होता है, तो ए का होना चाहिए 4। ठीक है, आर्कियल मेम्ब्रेन लिपिड, इसके अंदर वेरी लॉन्ग चेन आपको ब्रांच चेन फैटी एसिड देखने को मिलेंगे, तो बी का होना चाहिए 5। नॉन पोलर में आपका ट्राइसेल ग्लिसरॉल आ गया। प्लाज्मालोजेंस ईथर लिंक्ड एल्कीन होती है, और सेरिब्रोसाइडेज में गैलेक्टोस लिंक टू सिरामाइड।
तो ए का होना चाहिए 5, बी का सॉरी स्विंगोमाइलिन का ए का 4, अब ए का 4 दो ऑप्शन में है, बी का हमने क्या लिखा आपका 5। अब देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है, बी का 5 है, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रोटीन स्टेबिलिटी से रिलेटेड था। गिवन बिलो आर द थर्मल मेल्टिंग कर्व्स फॉर प्रोटीन ए पी क्यू आर। द एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और वाई एक्सिस हमें क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, कंसंट्रेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग कंपैरेटिव थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू एंड आर। ठीक है, अब देखो ए जो है वो तो क्या है आपका जो मतलब डॉटेड नहीं है, मतलब जो ब्लैक है, जैसे इसमें आप देखो ना कि इन दोनों का तो ओवरलैप ही कर रहा है कि अनफोल्डेड प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़िया है कि चलो एक टाइम के बाद आप देख रहे हो कि मे बी जो आपका पी है उसकी ज्यादा है और ए की कम है। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो जो क्यू वाला है, क्यू के इसमें जो ए है, ए जो है वो अनफोल्डेड ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बात तो पक्की है कि जो ए की थर्मोस्टेबिलिटी है वो तो क्यू से कम है, तभी तो वो ज्यादा अनफोल्डेड है ना। एक स्पेसिफिक आप टेम्परेचर पे देख सकते हो, जैसे मान लो आपने टेम्परेचर पे देखा, इस टेम्परेचर पे देखा तो ये कम अनफोल्डेड है, ये ज्यादा है। तो ए तो ये बात पक्की है कि जो ए है उसकी थर्मोस्टेबिलिटी क्यू से कम है। ठीक है, अब पहली दो ऑप्शन में तो ए की क्यू से ज्यादा दिखा रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म होगी। तो ए की क्यू से आपकी क्या है, कम है। अब इसमें ए और पी की दोनों में ही इक्वली दिखा रखी है, मतलब ए और पी की इक्वल है। अब इधर अगर देखें तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम देखें तो इसमें भी देखो जो ए है आर से तो ज्यादा उसकी अनफोल्डिंग दिखा रखी है, जैसे इस टेम्परेचर पे ही देख लें। तो इसका मतलब जो ए है वो भी, उसकी थर्मोस्टेबिलिटी भी आर से क्या है आपकी कम है। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है, वो है आपका सी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है, सो ये देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके बायोकेमिस्ट्री में आए। ठीक है, जैसे ये आपका पीके प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये रामचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, ये थोड़ा पीएच से मतलब अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी या जो भी फ्री एनर्जी चेंज है और उसका मतलब पीएच में चेंज से रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ठीक है, दो क्वेश्चन आप देखो एंजाइम काइनेटिक्स के आ रखे हैं, जो मैगेलिस मेंटन, ये भी सिंपल था। और जो ये वाला क्वेश्चन जो आइस टर्नओवर नंबर वाला के कैट वाला भी इजी क्वेश्चन था। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसके बिना इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते थे। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी उसी के बेस पे निकालना था। ये लिपिड्स का भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था, और ये प्रोटीन स्टेबिलिटी का विच इज बेस्ड ऑन द डाटा विच इज गिवन टू अस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस सेशन में मैंने आपके साथ बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स मैं खुद टीच करता हूँ उसके मैंने, चाहे बायोकेमिस्ट्री है, मोल बायो है, आपका सेल बायोलॉजी है, आरडीटी है, जेनेटिक्स है, अप्लाइड बायोलॉजी है, सभी की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो जो भी जून 25 के सॉल्यूशंस को देखना चाहता है वो इन वीडियो से देख सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।